नमस्कार दोस्तों, लालटेन स्टडी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद आरिफ खान। मेरे साथ मौजूद हैं महिला बाल विकास विभाग के सहायक संचालक श्री दिनेश कुमार चंदेल जी। ये एक नवोदयन भी हैं, शिक्षाविद भी हैं और बच्चों को स्कूलों में जाकर शिक्षा के प्रति मोटिवेट करते हैं और उनके मानसिक तनाव को दूर करने के लिए कई सारी योजनाओं पे काम कर रहे हैं। आज इसी विषय पर हम इनसे कुछ चर्चा करेंगे कि किस तरीके से 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों की जो परीक्षा होती है उस समय पर जो मानसिक स्थिति बच्चों की होती है उस पे किस तरीके से उनको कम किया जाए और उनका प्रेशर को कम किया जाए। तो आइए हम चर्चा करते हैं श्री दिनेश चंदेल जी से। चंदेल जी, आपका स्वागत है। तो आप बताइए सर कि किस तरीके से 10th-12th के जो बच्चे होते हैं वो अपने तनाव को कम करें। पहले तो जैसा कि आपने बताया, आरिफ सर ने बताया कि मैं एक शिक्षाविद तो नहीं हूँ, पर एज ए ऑफिसर के अलावा मैं थोड़ा बहुत हमारी कुछ योजनाएं होती हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, आप सभी ने सुना है। तो इसी में बच्चियों के कैरियर काउंसलिंग, जो अभी बालिका दिवस था, तो हम लड़कियों की काउंसलिंग मेरी जॉब प्रोफाइल है। किंतु होता क्या है कि आरिफ सर, तो मैं जैसे नवोदय का हूँ और मैं एक ऐसे गांव से हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है, पिछड़ा एरिया कह सकते हैं आप अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं अपने गांव और अपने आसपास के लोगों के लिए भी सोचता हूं कि वो उनको मार्गदर्शन मिल सके स्टडी का। और दूसरा ये है कि अपन एक ही स्कूलिंग, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम दोनों क्लासमेट भी रहे हैं स्कूल से। तो स्कूल से भी 12th के बाद जैसे अपने को बहुत अच्छा गाइडेंस नहीं मिला था, तो मैंने एक ये जॉब के साथ साथ ये चुना है कि मैं अपने स्कूलिंग और अपने एरिया के जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। जी सर। और इस टाइम से 4-5 साल से मैं निःशुल्क 2-3 साल मैंने कोचिंग पढ़ाई है और फिर मैं गाइड जी करता सर, हूँ आपके बच्चों मन को। में ये विचार कब से आया कि बच्चों को निःशुल्क कोचिंग पढ़ाया जाए और करियर के लिए मोटिवेट किया जाए? क्योंकि हमको कहीं न कहीं किसी न किसी के द्वारा एक ऐसा मार्गदर्शन, कोई ना कोई मार्गदर्शक मिलता है, जिससे हम अपने फ्यूचर में आगे बढ़ते हैं। और कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमको और बेहतर गाइडेंस मिलता तो हम और बेहतर जगह पे होते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे क्षेत्र में भी कुछ बच्चे हैं, जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो जब मुझे एक 12th के बाद ही ऐसा समझ में आ गया था, क्योंकि मैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता था। मेरा सपना था कि हॉस्टल हो या फॉरेन यूनिवर्सिटी हो या जेएनयू जैसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी हो। मार्गदर्शन के तहत मैं नहीं ना मिलने के कारण नहीं पहुंच पाया था। तभी मैंने सोचा था कि जो मुझसे छोटे हैं, मुझसे जूनियर है, मेरे गांव से हैं, स्कूल से हैं, उनको ये कमी ना हो। ये सर अक्सर आजकल देखा जाता है कि बच्चों के ऊपर जो है माता-पिता का, समाज का बहुत प्रेशर है कि भई आपको इतना परसेंटाइल बनाना है, इतना परसेंटेज बना के आगे बढ़ना है। तो इससे क्या होता है, बच्चा भी कहीं न कहीं मानसिक दबाव में आता है। तो आप उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे ताकि उनके ऊपर परीक्षा का मानसिक दबाव कम हो? जी, बिल्कुल। मैं पेरेंट्स से यही अपील करूँगा कि कभी भी किसी भी बच्चे से, एक थ्री इडियट मूवी है, तो हुँ। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं उसको 7 से 8 बार के लगभग देख चुका हूँ। तो किसी भी बच्चे को कोई भी पेरेंट्स ये प्रेशर ना बनाए कि वो आईआईटी करे, डॉक्टर बने, या हम जो नहीं कर पाए वो बने। पहले वो अपने आप में, पहले उसका बचपन है तो उसको बचपन जीने दो। बहुत ज़्यादा अर्ली एज में भी ये प्रेशर नहीं होना चाहिए टॉप करने का, परसेंटेज का। उसको देखें, जो अपने आप वो ग्रो करेगा, बढ़ेगा धीरे-धीरे, तो वो डिसाइड करेगा कि मुझे क्या बनना है। जिस विधा में उसका इंटरेस्ट है या वो जो बनना चाहे, उसी विधा में उसको आगे जाना अच्छा, चाहिए। अक्सर देखा जाता है बच्चों के लिए परसेंटेज पे ज़्यादा फ़ोकस करवाया जाता है और बच्चे भी पढ़ाई में को लेके परसेंटेज पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। लेकिन आगे करियर में परसेंटेज कोई मायने रखती है कि नहीं रखती? हाँ, परसेंटेज कुछ-कुछ जगह मायने रखती है। जैसे कुछ जॉब आती हैं, जैसे पंचायत सचिव पहले था कि 12th की परसेंटेज बेस जी पे सर। उसको जॉब मिल जाता है। जैसे हमारे विभाग में अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो भर्ती है, तो वो 12th की परसेंटेज बेस पे उसको किया जा रहा है। मेरिट बनती है। हुँ। 12th का परसेंटेज और बीपीएल कैटेगरी, अदर बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें परसेंटेज एक बहुत बड़ा वो है। तो इस टाइप की कुछ-कुछ जॉब हैं जिसमें 12th या कुछ में 10th भी हो सकता है, तो परसेंटेज मायने। दूसरा है कि कुछ-कुछ कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाते हैं, कुछ डिप्लोमा के लिए या कोई मेरिट बनती है, तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन सब कुछ परसेंटेज नहीं है। आपका टैलेंट, जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं, तो उसमें तो आपको जी अलग से सर। मेरिट बनती है। जी सर। जी। जी सर, अक्सर देखा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ बच्चियाँ होती हैं जो पढ़ना भी चाह रही हैं और पढ़ भी रही हैं, लेकिन उनके ऊपर घर के कामों का दबाव भी ज़्यादा होता है, इससे वो बच्चियाँ मानसिक टेंशन में आ जाती हैं।
तो उससे उन बच्चियों के लिए कुछ आप संदेश जी देना बिल्कुल, चाहेंगे? ये मेरे विभाग का प्रश्न पूछा है आपसे। हुँ, ये हमारे विभाग में भी आता है और मैं जो करियर काउंसलिंग करता हूँ, उसमें भी आता है और ये बहुत जायज़ प्रश्न है। सबसे पहले तो ये है कि ऐसी बहुत सारी बच्चियाँ हैं, ये बच्चे भी होते हैं, लड़के भी हुँ, होते हैं जिनको घर के काम के साथ-साथ पढ़ाई भी करनी होती है। तो उनके पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि अगर हमारी बालिका या बालक जो भी बहुत हुँ, अच्छा जी पढ़ सर। रहा है, तो उसको थोड़ा-सा रिलैक्स मतलब देना चाहिए। और लड़के को भी कई बार ज़िम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं अगर घर में कोई नहीं है, लेकिन अगर वो उसने ठान लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है, पढ़ना है, तो वो निकल जाते हैं। आगे मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि जिस तरीके से जो बच्चे हैं, वो अपने करियर पे फ़ोकस करेंगे, तो उन्हें आप किस तरीके से मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो 11th के बाद 10th के बाद क्या सब्जेक्ट लें? जी, बिल्कुल। 10th के बाद जैसा कि आप भी जानते होंगे कि मैं आर्ट्स सब्जेक्ट लिया है मैंने और ये मैंने 9th क्लास में जी डिसाइड कर सर। लिया था और इसका कारण ये था कि मैं सिविल सर्विसेज़ में जाना चाहता था, जी, एमपीपीएससी या यूपीएससी में क्रैक करूँ और इधर सिविल सर्वेंट बनूँ। अब उस समय ऐसा था कि ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी इनका बहुत ज़्यादा इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते जी थे सर। और उस समय सब्जेक्ट भी होते थे जब वो स्कूल में थे। जी सर। हालाँकि जब मैं एग्ज़ाम देने आया, सब्जेक्ट नहीं थे, शुरू से ही सीसेट आ गया था। पर फिर भी इनका वेटेज रहता है और इससे क्या इन सब्जेक्ट्स में आंसर राइटिंग वगैरह ऐसा तो मैंने डिसाइड कर लिया था। अब ये बच्चा डिसाइड करे कि उसका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है और इंटरेस्ट के साथ-साथ उसके नंबर भी आना चाहिए उसमें। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने जो देखी है जी कि सर। जिसका 70% है, 80% है और उसको बायोलॉजी बहुत अच्छी आती है या मैथ बहुत बहुत अच्छा आता है, तो वो क्या करता है बच्चा साइंस में चला जाता है, मैथ्स पढ़ता है या बायो पढ़ता है। जी सर। लेकिन होता क्या है कि उसका अगर फिज़िक्स, केमिस्ट्री वीक है, तो वो हो सकता है 12th में फेल हो जाए। तो उसको ये भी देखना है कि हम एक सब्जेक्ट जब 11th में लेते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन के रूप में लेंगे। जैसे आप आर्ट्स लोगे, कॉमर्स में भी 3 सब्जेक्ट होंगे। आर्ट्स में भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कहीं सोशियोलॉजी है, कहीं इकोनॉमिक्स है। आप साइंस लोगे यानी कि मैथ्स लोगे तो पीसीएम होगा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अगर बायोलॉजी लोगे तब भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री होगा। तो जब भी आप इस तरीके के सब्जेक्ट चूज़ करें, तो आपके साथ-साथ जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ रहा है, तो उसको भी देखना चाहिए। तो उस हिसा और आपका इंटरेस्ट भी हो और बच्चे को गोल क्या है कि वो बनना क्या चाह रहा है। अगर डॉक्टर बनना चाह रहा है, तो नीट की तैयारी करे, इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, तो अलग बैकग्राउंड में जाए। अगर वो बीएससी करके टीचर या कुछ और करना चाह रहा है, तब जाके बोले या आर्ट्स ले रहा है, तो वो क्यों ले रहा है, उस हिसाब से उसको 10th में ही सब्जेक्ट डिसाइड करना चाहिए। करना चाहिए सही। एक्चुअल में 10th के बाद क्या होता है, बच्चे सर भटक से जाते हैं। हुँ, कई बार वो गुमराह हो जाते हैं, कई बार कई सारे बच्चे सिर्फ़ इसलिए दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं कि उनके फ्रेंड ने या उनकी सहेली ने हुँ, वो सब्जेक्ट ले लिया। हुँ। और कई बार वो पेरेंट्स के दबाव में आके वो सब्जेक्ट ले लेते हैं, बल्कि उन्हें करना कुछ और थी और पेरेंट्स दबाव में आ गए। तो ऐसे पेरेंट्स और ऐसे बच्चों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे, जी, बिल्कुल। जो अ, किसी दूसरे के दबाव में, दूसरे कहने पे अपने सब्जेक्ट चूज़ करते हैं? एक बुंदेलखंड में कहावत है, "जी नची सो मैं नची।" है ना? हम देखते भी हैं सही है, सही, कि 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 सही। ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई जीजी को नाचना आता है इसलिए वो नच गई। तुमको अगर नाचना आता है तो नचो और सही है। तुमको नाचना नहीं आता है तो फालतू में फालतू आंगन में में मत उचको। हाँ, सही है। तो हमारा दोस्त है, मित्र है, भाई-बहन है, और फिर अगर जब आप असफल हो जाते हो इसमें, तो कहते हो कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। हाँ, अगर असफल हुई तो दूसरा मुहावरा है दूसरा कि हो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हाँ, तो हमको क्या आता है, हमको उस फ़ील्ड में जाना चाहिए। हमारा दोस्ती बनी रहती है, आज भी अपन सही, दोनों अच्छे दोस्त हैं, अलग-अलग सही। फ़ील्ड हैं और भी अपने लोग हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, एक आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और हुँ, एक आपको वो सब्जेक्ट आना चाहिए आना और चाहिए। एक आपके जो गोल में वो हेल्प करे, वो सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। जी सर, आगे मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आजकल बच्चे जो है सीयूईटी एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा चिंतित हैं, हुँ, हुँ। बहुत सारे जो बच्चे हैं। तो आप सीयूईटी एग्ज़ाम के बारे में बच्चों को थोड़ा डिटेल में बताएँगे तो? जी, बिल्कुल। पहले जैसा कि मैंने बताया कि मुझे थोड़ा-सा कम गाइडेंस मिलने के कारण ये बार-बार मेरे मुँह से बोलने में आता है, पर ठीक है, वो एक काश जो शब्द होता है, वो मैं सभी बच्चों को बोलता हूँ कि अपने जीवन में काश मत लगने दो। आप जो करना चाहते हो, आप सारे संसाधन जुटाओ, लोगों से मिलो, गाइडेंस लो। जब काश लग जाता है एक टाइम के बाद फिर आप वो कर नहीं सकते। तो सीयूईटी है, एक एनटीए एग्ज़ाम लेती है ये, जो भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, हुँ, तो इनमें एक ही एग्ज़ाम से मेरिट मेरिट बनती है, तो उनमें आपको फिर मेरिट के आधार पे कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे डीयू के कॉलेज हो गए, हिंदू कॉलेज हो गया, हंसराज हो गया, मिरांडा हाउस हो गया, लेडी श्रीराम हो गया, बीएचयू हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, मध्य प्रदेश में डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी हो गई, जेएनयू हो गया। जी सर। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, तो सीयूईटी एक ऐसा एग्ज़ाम है,
कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है एनटीए। सर इसमें एक क्वेश्चन और बच्चों का ही रहता है, जैसे कोई आर्ट्स फील्ड का बच्चा है तो आर्ट्स फील्ड से प्रश्न पत्र आएंगे या फिर मतलब उसमें प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होता है, आप बताएंगे? हाँ, इसमें ये होता है कि सीयूईटी में मैक्सिमम वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कराते हैं, तो 5 सब्जेक्ट आप ले सकते हो। 5 अभी 30 जनवरी उसकी लास्ट डेट है। इस समय जो 12th में पढ़ रहे हो बच्चे या जो पिछली साल 12th में हो और इस बार अप्लाई करना चाहें तो 30 जनवरी उसकी लास्ट डेट है। इसमें क्या होता है 5 सब्जेक्ट आप मैक्सिमम ले सकते हो, तो 2 सब्जेक्ट तो एक हो जाता है आपका लैंग्वेज ले सकते हो, मैं उनको सलाह दूंगा। एक होता है जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हो आप 2। चूंकि आपको फिर किस यूनिवर्सिटी में जाना है सब्जेक्ट उस हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। जैसे लॉ में जाना है तो लॉ में मान लीजिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाना है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने पूरा एक वो बना रखा है कि हम बीए में और लॉ में इस सब्जेक्ट में आपकी मेरिट बनाएंगे 2 सब्जेक्ट में। जैसे जेएनयू है तो वो इंग्लिश मांगता है और जीएटी दोनों सब्जेक्ट को मिला के मेरिट बना के एडमिशन देता है। लेकिन जेएनयू में क्या है कि बीए के सब्जेक्ट नहीं है, ग्रेजुएशन में वहाँ लैंग्वेजेस हैं, फॉरेन लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अब मान लीजिए आपको डीयू में जाना है तो डीयू में जाना है तो डीयू क्या करता है 3 कॉम्बिनेशन बनाता है, एक तो जीएटी लैंग्वेज और जो आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं, जैसे आर्ट्स का है तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जो आप 12th में पढ़ रहे हो वो हो सकते हैं। तो उनमें से वो 3 कॉम्बिनेशन, मेरा एक पिछला वीडियो है सीयूटी के लेकर, उसमें मैंने पूरी डिटेल से ही बताया, तो वो उन पे मेरिट बनाएगा। पहला कॉम्बिनेशन में करता क्या है वो कि जीएटी लैंग्वेज और एक सब्जेक्ट लेगा, फिर 3 सब्जेक्ट लेगा, ऐसे करके उसकी 3 कॉम्बिनेशन है। उसकी एनटीए की वेबसाइट पे सब कुछ है। अलग अलग यूनिवर्सिटी लेती है, कोई यूनिवर्सिटी करेगी कि वो कोई सी भी लैंग्वेज चल जाएगी जी सर। हिंदी भी चल जाएगी, इंग्लिश भी चल जाएगी, कोई यूनिवर्सिटी हो सकता है इंग्लिश अकेले लिए। तो जिस यूनिवर्सिटी में भी आप बच्चे जाना चाहें तो उस हिसाब से अपना से वो सब्जेक्ट चूज करें। मेरा मानना है कि 5 ही सब्जेक्ट चूज कर लें, वो 3 अपने डोमेन के, एक लैंग्वेज वो चूज करें जो उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। होता क्या है कि बच्चा सोचता है मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन कई बार होता है क्योंकि आपको ऑल इंडिया में कंपटीशन करना है तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, तो आप हिंदी ले लो, हिंदी में अच्छा स्कोर हो सके तो, या जीएटी में तो लेना ही पड़ता है। तो ये एक प्रोसेस है, तो इनमें से फिर मेरिट बनती है। और जिसको भी जिसके भी प्रश्न हो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ लें, मेरे से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, आपसे जुड़ सकते सर हैं। ये टोटल जो सीयूटी का एग्जाम है कितने नंबर का होता है? ये एक्चुअल में ये होता है एक क्वेश्चन के 5 नंबर होते हैं। ये 1250 अगर 5 सब्जेक्ट लोगे तो आपके 1250 नंबर होंगे टोटल। फिर कोई यूनिवर्सिटी 2 सब्जेक्ट से अगर बनाती है मेरिट तो उसके 50 क्वेश्चन 250 500 हो जाएंगे। कोई 4 से बना रही है तो उसके 1000 हो जाएंगे, कोई 5 से बना रही है तो 1200 हो जाएंगे, किसी के 2 हैं। और इसमें क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। अच्छा, नेगेटिव हाँ, मार्किंग। एक क्वेश्चन सही के 5 नंबर मिलेंगे और अगर गलत होता है तो आपका 1 नंबर कम होता है। कम हो जाता जी। है। अगला क्वेश्चन सर मेरा ये है कि सीयूटी के एग्जाम के थ्रू जो बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं तो उन्हें किस तरह से इसकी तैयारी करने की प्रेरणा मतलब आप देना चाहेंगे? जी, इसमें मेरा ये कहना है कि जैसे कोई सीयूईटी की कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, मेरा फेवरेट तो ये रहता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें, जो भी बच्चे हैं या आप भी कभी बताएं, तो उससे क्या होता है एक सिलेबस देखें उसका जिस सब्जेक्ट में। बेस तो ये है कि आप 12th में हो, 11th 12th के क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो सिलेबस, तो उस सिलेबस से प्रश्न पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। और एनटीए ले रहा है मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप जा रहे हो तो एनसीईआरटी को मैं प्रेफरेंस दूंगा कि एनसीईआरटी आपको पूरी पढ़ लेना चाहिए, 3 सब्जेक्ट की, हिंदी की और जीएटी में, और उसका सिलेबस देखो। फिर क्या देखो, पिछले पेपर्स उठा के देख लो कि उसका लेवल क्या है। जैसे मान लो हिस्ट्री है तो उसका लेवल क्या है, साइंस में क्या लेवल है। जैसे सर एनसीईआरटी का आपने जिक्र किया यहाँ पे, एनसीईआरटी की कौन सी क्लास से लेके कौन सी क्लास तक की बुक पढ़ना एनसीईआरटी की वैसे तो देखो हम सिविल सर्विसेज में है तो 6th से लेके 12th तक ही पढ़ना चाहिए, और बच्चा जो नया नया 12th में है तो वो तो अभी पढ़ते ही आ रहा है ना, तो 6th से 12th तक वो पढ़ चुका है। अब उसको मुश्किल से 2 महीने मिलेंगे, मार्च फरवरी में पेपर होगा इसके 12th का, और आपका मई के लास्ट में या मई के मिड ऑफ मई में ये सीयूईटी का एग्जाम हो जाएगा। तो 2 महीने में वो कितना पढ़ सकता है, एक तो 11 12 तो कर ही ले, और खुद के 3 सब्जेक्ट ने डोमेन वो 11 12 कर ले, और पुराने भी पढ़ सर टाइम मिलता है। एक क्वेश्चन और है, बच्चे अक्सर ये जब सवाल करते हैं कि एनसीईआरटी की बुक से अगर हमें पढ़ना है तो करंट में एनसीईआरटी बुक चल रही वो भी पढ़ना है या फिर जो लास्ट पुराने आप जो एडिशन पढ़ के आए वो पढ़ना है, पुराने एडिशन हाँ, में पढ़ना है वो नहीं पढ़ना है? जो बच्चा जो पढ़ के आया है उसी का रिवीजन करे, अच्छा, और पुराने पेपर देखे किसी नहीं भी एग्जाम। पुरानी जो एनसीईआरटी की हाँ, बुक नहीं चल नहीं रही नहीं थी नहीं उनके पढ़े, बारे में। अभी जो मार्केट में आप जो पढ़ के आए हो वो पढ़े, सो पर्याप्त है। तो
उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें एग्जाम के समय पर किस तरह से दबाव मुक्त रहना है, और अगला एग्जाम जो आप देने इसमें जा रहे एक हैं। चीज ऐड जी करूंगा सर। मैं कि जब 10th 12th में बच्चे जैसे आप बोल रहे हो कि दबाव महसूस करते हैं या एंजाइटी या डिप्रेशन जैसा, ऐसा कुछ नहीं होता है या परसेंटेज का बहुत ज़्यादा दबाव हो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। मैं ग्रेजुएशन में 2nd डिवीजन से हूँ, 12th 10th 12th में 1st डिवीजन से हैं, तो वो मायने नहीं रखती है। आज वो मार्कशीट रखी हो गई है, आपने जो एग्ज़ाम दिया था, चाहे आप अगर एसआई में देंगे तो व्यापम का एग्ज़ाम है, आपने अदर एग्ज़ाम नहीं, तो उनकी मेरिट बनती है, उससे आपको पोस्ट मिलती है। और दूसरा ये कि हमारी कैपेसिटी जितनी है उतना ज़रूर करें। अगर जो बच्चा 95% ला सकता है, कैपेसिटी है, वो भी मेहनत करे। मेहनत सभी करें, पर रिज़ल्ट ओरिएंटेड मतलब रहें तो सही, पर इतना नहीं है कि ये नहीं हुआ तो हम तो जीवन ही हाँ, खराब हो डिप्रेशन गया। में नहीं ऐसा जाना नहीं है। सोचना है, सही डिप्रेशन है। में नहीं जाना है। बच्चों ये है को इसमें। पढ़ाई के समय मतलब ये चीज़ दिमाग में नहीं रखनी है कि हमारी परसेंटेज कितनी बनती है, लेकिन परसेंटेज अगर जो बना सकते हो तो बनाने का प्रयास करें, और बाकी का आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उन पे अच्छे से ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई करें, बिना टेंशन के और जो इसमें भी। एक चीज़ और है, आपका 10th और 12th ये सीयूईटी या जो भी है, आप जिस कॉलेज में जाएँगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके करियर को, पूरी लाइफ़ को उसी पे डिपेंड करेगा कि आप किस कॉलेज किस में जा कॉलेज रहे में हो आप जा रहे और आपने 10th के बाद क्या सब्जेक्ट ले लिया। अगर जो साइंस में बहुत अच्छा बच्चा था उसने आर्ट्स ले ली, तो सोचो कि उसका भी करियर चेंज हो हो, जाएगा, चेंज हो जाएगा। ड्रास्टिक चेंज होगा। और जो आर्ट्स में बहुत अच्छा है, उसने साइंस ले लिया, तो भी गलत हो जाएगा। तो जो जिस फील्ड में अब इसका एक एग्जांपल मान लीजिए कि आप विराट कोहली को बैडमिंटन खिलाओ, सही है। तो विराट कोहली नहीं नहीं बनेगा। खेल पाता। साइना साइना नेहवाल है, उसको आप क्रिकेट खिलाओ, क्रिकेट खिलाओ, तो वो बैडमिंटन में नहीं मेडल नहीं ला नहीं पाएगी ले ना। तो पाएगी। यही चीज़ है, साइंस भी अच्छा है, आर्ट्स भी अच्छा है, कॉमर्स भी अच्छा है, वोकेशनल भी अच्छा है। आप आपकी फील्ड में सबसे आगे जाओ, दूसरे की फील्ड में हर फील्ड एक अपने आप में पूर्ण है, पूर्ण उसमें है। आप आगे जाओ। तो सर से बात करके हमने काफ़ी कुछ समझा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को ये सब समझ में आया होगा, और आप इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करें, और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्ते। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।